7 टेक्निकल। मैं शुभम अग्रवाल आज आपके लिए फिर से हाजिर हूँ यहाँ पे। तो अभी तक के हमारे लेक्चर्स करीब 9 लेक्चर्स हो चुके हैं, 10 लेक्चर्स हो चुके हैं सर्वेइंग में, और आज हमारा 11th लेक्चर है। तो जो भी लोग आज प्रेजेंट हैं वो अपनी अपनी प्रेजेंस को जरूर शो करें। पीयूष शुक्ला जी कह रहे हैं आज क्लास नहीं होगी। बिल्कुल आज क्लास होगी, अगर आज इवेंट बना है तो क्लास तो ज़रूर होगी। चलिए, तो सभी लोग बताएंगे वो सभी लोग कैसे हैं, और साथ में मुझे ये भी बताया जाए कि अगर कोई पुराने भी लेक्चर में अगर कोई भी डाउट है तो डाउट क्या है, और अगर नहीं भी है तो थम्स अप करके ज़रूर बताएंगे कि हमें कोई डाउट नहीं है, बातें हमारी बिल्कुल क्लियर हैं, ताकि मैं आगे के कंसेप्ट में आज आगे बढ़ सकूं। तो आज लोग ही नहीं आए हैं, अभी तक वेटिंग ही चल रहा है। ये तो स्टार्ट नहीं हो गए, शो नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है, बढ़ ही नहीं रहा। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक लेवलिंग में ही आगे बढ़ते हैं। तो कुछ यहाँ पे एक्चुअली कुछ पता नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, तो देखिए आज हम लेवलिंग में ही आगे बढ़ेंगे, और आज हमारा जो टॉपिक है वो रेसिप्रोकल लेवलिंग है। रेसिप्रोकल लेवलिंग। देखिए अभी तक भी हम लेवलिंग पढ़ रहे थे, लेकिन आज मैंने एक टर्म डिफाइन कर दिया है, रेसिप्रोकल लेवलिंग। अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं अभी तक ऐसा कर रहा था कि कुछ मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रहा था, और यहाँ पे कुछ स्टाफ लगाया, फिर स्टाफ लगाया, यहाँ तक कर सकता था, तो फिर मैं स्टाफ इस इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आता था, फिर बैक साइड ले लेता था, और सोन कैरी करता रहता था। मतलब मैं क्या कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह फ्लाई करते उड़ते हुए आ रहा था। इसीलिए मैं जो पिछले टाइप से अभी तक लेवलिंग कर रहा था उसे मैं फ्लाई लेवलिंग कहता हूँ। लेकिन आज मैं रेसिप्रोकल लेवलिंग की बात करने वाला हूँ। रेसिप्रोकल लेवलिंग, ओके। तो मैं रेसिप्रोकल लेवलिंग की अगर मैं बात करूं, अच्छा आज कुछ गड़बड़ हो गई थी। अच्छा, रितिका जी भी हैं, अनिमेश जी हैं, उमर जान जी हैं, धर्म जी हैं, विमुषी, अंशुल, पूनम, अनिल, विजय, शालिनी, पूजा शाह, आकाश भरूले, विकास। आज रिक्की जी गायब हैं। धर्म जी, विच बुक इज़ बेस्ट फॉर सर्विंग, एनीवन कैन सजेस्ट मी। धर्म जी देखिए, बुक की आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैं सारा का सारा टॉपिक आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। वैसे BC पुन में आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक है। विजय गुप्ता जी कह रहे हैं यस वी कैन वेट। ये पूनम जी कह रहे हैं गुप्ता एंड गुप्ता। देखिए पूनम जी, मैं आपको बता दूं, गुप्ता एंड गुप्ता बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन अगर आप सिर्फ जेई को फोकस कर रहे हैं तब गुप्ता एंड गुप्ता से आप बाहर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें ES के क्वेश्चन, AS के क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन सब मिक्स हैं, और हमें उतने लेवल तक के क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर सिर्फ आपका फोकस जेई लेवल पे है तो फिर गुप्ता एंड गुप्ता आपके लिए बेस्ट नहीं रह जाती। आकाश भरूली जी कह रहे हैं सर पहले एनर्जी ड्रिंक का नाम बताओ। एनर्जी ड्रिंक नहीं है जी, देखिए कॉफ़ी है एक्चुअली। कभी कभी थोड़ा सा बोलते बोलते गला सूख जाता है, इस वजह से पीनी पड़ती है। चलिए, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग की बात कर रहा था मैं। रेसिप्रोकल लेवलिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये तब की जाती है, मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ से काम करते हुए आया, ये मैंने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया हुआ था, यहाँ पे मैंने बैक साइड रीडिंग ले ली, 4 साइड ले ली, इंटरमीडिएट साइड ले ली, फिर 4 साइड ले ली। लेकिन ऐसा हुआ यहाँ पे कोई पॉन्ड या फिर लेक आ गया, तो यहाँ पे तो मैं कोई स्टाफ सेटअप नहीं कर सकता बीच में, मेरे लिए स्टाफ सेटअप करना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप करना भी मेरे लिए क्या है, मुश्किल है। पॉन्ड हो सकता है, वैली हो सकती है, रिवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं उसको एक जनरल फॉर्म कह देना, एक ऑब्स्टिकल आ गया। तो उस केस में
या तो मैं दूसरी तरफ यहाँ पे सेटअप करूँ, और अगर ये विड्थ बहुत ज़्यादा हुई तो फिर मेरे लिए यहाँ पे एरर होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल लेवलिंग में मैं एक बहुत बढ़िया काम कर सकता हूँ। क्या काम कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये ऑब्स्ट्रक्शन था, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक स्टाफ लगा दिया और यहाँ पे भी एक स्टाफ लगा दिया। मैंने इसको पॉइंट ए बोल दिया, इसको पॉइंट बी बोल दिया, और यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, और सेटअप करने के बाद ए स्टाफ पे और बी स्टाफ पे दोनों पे रीडिंग ले ली। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे रीडिंग मिल गई मुझे HA और यहाँ पे मिल गई कुछ HB। जब मैंने स्टेशन ए के पास इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया तब मेरे को एक रीडिंग मिली HA और एक रीडिंग मिली HB। HA तो बहुत पास से ली है तो कोई एरर नहीं होगा, लेकिन HB की डिस्टेंस काफ़ी है ए स्टेशन से, मतलब ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर रिफ्रैक्शन और कर्वेचर की वजह से क्या आ जाए, एरर आ जाए। मतलब जो भी रीडिंग आपको HB पे मिली होगी वो इनकरेक्ट होगी, और करेक्ट रीडिंग क्या होगी, HB माइनस CC, क्योंकि कर्वेचर करेक्शन क्या होता है, नेगेटिव इन नेचर, और प्लस CR जो कि पॉजिटिव इन नेचर होता है। तो करेक्ट स्टाफ रीडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब आपको तो क्या निकालना था, A और B के बीच का हाइट का डिफरेंस निकालना था, एलिवेशन का डिफरेंस, जिसको मैं कैपिटल H मान लेता हूं। तो कैपिटल H की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल H की वैल्यू हो जाएगी HA, जो भी आया होगा उसमें से मैं माइनस कर देता हूं इस पूरी वैल्यू को, डिफरेंस क्रिएट करके बता देगा कि H की क्या वैल्यू है। लेकिन मैंने क्या किया, अभी मेरे को CC और CR को भी क्या कर देता हूं, मैं एक ऐसा मेथड डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी मदद से मुझे CC और CR करेक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने क्या करा, इस बार इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ पे भी सेटअप कर दिया, कहाँ पे, B स्टेशन के पास, और फिर से मैंने एक B पे रीडिंग ली और एक A पे भी रीडिंग ले ली। मैं मान लेता हूँ B पे मुझे इस बार जो रीडिंग मिली वो HB डैश मिल गई, और जो A पे मिली उसको मैंने HA डैश बोल दिया। इस बार HB डैश करेक्ट रीडिंग होगी क्योंकि इस बार B स्टेशन के पास है। HB डैश क्या है, B इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पास में लगा है लेकिन यहाँ पे दूर है, इस वजह से HA डैश में क्या हो सकती है, एरर आ सकता है, और वो एरर किसकी वजह से होगा, कर्वेचर या रिफ्रैक्शन की वजह से हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार जो HA की वैल्यू होगी, मैं ऐसा कह सकता हूँ HA डैश माइनस, सॉरी HA डैश की जो भी वैल्यू होगी उसको करेक्ट होगी, इनकरेक्ट होगी तो प्लस CR माइनस CC, और इसमें से क्या निकाल दूं, HB डैश निकाल देता हूं। तो मेरे पास अब दो इक्वेशन आ चुकी हैं। जब मैंने एक बार A के पास इंस्ट्रूमेंट रखा और एक बार B के पास इंस्ट्रूमेंट रखा, तो दोनों की वजह से जब मैंने डिफरेंस ऑफ द लेवल देखने की कोशिश की तो मुझे दो इक्वेशन मिली, एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों ही इक्वेशन की मदद से क्या करूं, सॉल्व करूं, दोनों इक्वेशन को क्या कर लेता हूं, ऐड या माइनस कर सकता हूं, दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं। मैंने मान लिया कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, और दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कैपिटल H की जो वैल्यू आएगी वो आएगी HA माइनस HB प्लस H, कुछ आनी चाहिए, ओ सॉरी, हाँ यही HB माइनस HA, ठीक है, HB माइनस HA प्लस HB डैश माइनस HA डैश होल अपॉन 2। और आप देख रहे होंगे कि जो फॉर्म अब मेरे पास आया है, ठीक है, मेरे को लग रहा है ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है तो इसको मैं विजिबल कर देता हूँ आपके लिए। अब विजिबल हो रहा होगा, ठीक। तो ध्यान देने वाली बात है, अब जो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आया है कि कैपिटल H की वैल्यू क्या है, HB माइनस HA प्लस HB डैश माइनस HA डैश अपॉन 2। आप जानते हैं HA क्या है, HB क्या है, HA डैश क्या है, HB डैश क्या है। और फॉर्मूला देखने पे एक बात समझ में ये आ रही है कि CR और CC अपने आप क्या हो गए, इसमें कैंसिल हो गए हैं। मतलब CR और CC जो एरर आ रहा था कर्वेचर की वजह से, जो एरर आ रहा था रिफ्रैक्शन की वजह से, वो अपने आप रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो मतलब एक बात और समझ में आती है कि इन रेसिप्रोकल लेवलिंग, जब भी आप रेसिप्रोकल लेवलिंग करेंगे तब आपको कर्वेचर की वजह से या रिफ्रैक्शन की वजह से करेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला अपने आप क्या कर देता है, उसको एलिमिनेट कर देता है। समझने वाली बात है, ये बात समझ में आई है तो मुझे बताएंगे रेसिप्रोकल लेवलिंग में कौन कौन से करेक्शन चेक करते हूँ।
शुभम दे जी कह रहे हैं देखिए करेक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। रेसिप्रोकल लेवलिंग में कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन दोनों ही अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, इसलिए करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। रिकी जी आपका ये जो कुछ कह रहे हैं आप रेडियस और उसका वाला, ये अलग से बाद में समझ लेंगे, ठीक है। अब देखिए रेसिप्रोकल लेवलिंग तो समझ में आ गया, रेसिप्रोकल लेवलिंग में कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से कोई एरर नहीं होगा, ये भी समझ में आ गया, लेकिन इसमें कोलिमेशन एरर मिल सकता है। अब ये कोलिमेशन एरर क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोलिमेशन एरर को समझने की कोशिश करते हैं। कोलिमेशन एरर देखिए कोलिमेशन एरर बहुत समझना जरूरी है। कोलिमेशन एरर है क्या? पहली बात तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, समझने की कोशिश करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कि ये इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट होने की वजह से हो सकता है। मान लेते हैं ये आपका क्या था, इंस्ट्रूमेंट था, और इंस्ट्रूमेंट से आपने परफेक्टली हॉरिजॉन्टल इसकी क्या कर ली, लाइन ऑफ साइट फिक्स कर ली, और ये मैंने कोई स्टाफ फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो भाई मैंने स्टाफ फिक्स कर रखा है, मैंने तो लाइन ऑफ साइट क्या परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बना ली है। जब मैं लेवलिंग करता हूं तो मैं लाइन ऑफ साइट को क्या कर देता हूं, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कर देता हूं। जब मैं परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कर देता हूं, लेकिन डिवाइस में ही कोई दिक्कत है, और ये मैं मान लेता हूं कुछ क्या हो गई, अपने आप ही डिवाइस में एरर होने के कारण शिफ्ट होके कुछ यहां पे आ गई। भाई मैंने मान ली कि ये कुछ डी डिस्टेंस थी, किसके बीच में, स्टाफ और डिवाइस के बीच में कुछ डी डिस्टेंस। मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए थी S1, मुझे मिल गई S2। डिफरेंस कितने का आ गया, जो भी डिफरेंस आया यही तो मेरा एरर है। मैंने इसको CL बोल दिया, कोलिमेशन एरर बोल दिया, जो कि किसके बराबर होगा, S1 माइनस S2 के बराबर होगा। मैंने मान लिया कि ये थीटा एंगल से क्या कर गई है, डिफ्लेक्ट कर गई है। अगर मुझे पता करना है तो मैं लगा सकता हूं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब CL अपॉन डी, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स CL बाय डी। मुझे कोलिमेशन एरर की वैल्यू क्या कर सकती है, पता चल सकती है। मुझे उस एंगुलर एरर की वैल्यू पता चल सकती है। मैं एंगुलर एरर निकाल सकता हूं किसकी मदद से, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। बहुत मुश्किल मेरे लिए नहीं है। लेकिन अब अगर मैं मान लेता हूं कोलिमेशन एरर सिर्फ CL की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ठीक है। CL की वैल्यू ध्यान देंगे, विजय गुप्ता जी कह रहे हैं पैरेलैक्स क्या होता है। पैरेलैक्स फोटोकेमेट्री में बात करेंगे विजय गुप्ता जी। किसी के सवाल नहीं है, चलिए ठीक है, ठीक। तो मैंने एंगुलर एरर की वैल्यू निकाल ली, थीटा की मदद से मैं क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, एंगुलर एरर। और CL की वैल्यू तो मैं क्या कर सकता हूं, जो भी शिफ्ट उसमें आया होगा उससे मैं बता सकता हूं कि इतना CL एरर इसमें क्या हो चुका है, आ चुका है। ध्यान देंगे बिल्कुल। तो सभी को पता है कि अब कोलिमेशन एरर क्या होता है। कोलिमेशन एरर जो भी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल से शिफ्ट हुई होगी लाइन ऑफ साइट, और जितना भी शिफ्ट हुई है वही मेरा क्या है, कोलिमेशन एरर है। ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, और मैं कैसे निकालता हूँ इसका भी मुझे अब पता है। क्लियर रहेगी बात। तो यही सब बातें हैं किसमें, लेवलिंग में। क्या में नहीं होता है क्या पैरेलैक्स, विजय गुप्ता जी? पैरेलैक्स लेवलिंग में भी होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें फोटोग्रामेट्री में पड़ेगी, उसमें देखेंगे क्लियर, ठीक है विजय गुप्ता जी।
तो जिसकी जहां पे जितनी जरूरत है उसकी उतनी वह बात करते हैं आप, ठीक है। शुभम देव जी कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लाई लेवलिंग एंड रेसिप्रोकल लेवलिंग। मैंने बताया फ्लाई लेवलिंग क्या है, आप नॉर्मल कंडीशन में कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, काम खत्म करा दूसरी जगह शिफ्ट, काम खत्म करा दूसरी जगह शिफ्ट। लेकिन रेसिप्रोकल लेवलिंग आप तभी करते हैं जब बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, जब कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई नदी आ गई, कोई पॉन्ड आ गया, कोई रिवर, जहां पे आपके लिए सर्वे करना क्या हो जाए, उस जगह पे मुश्किल हो जाए, तो आप दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। दोनों तरफ से रीडिंग लेंगे, फायदा भी मिल गया कि कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन दोनों अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। ये खास बात है रेसिप्रोकल लेवलिंग में। फ्लाई लेवलिंग में आपको कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन दोनों ही लगाना पड़ रहा था, लेकिन रेसिप्रोकल लेवलिंग में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो यही सब बातें हैं किसमें, लेवलिंग में। लेवलिंग कैसे करते हैं, क्या मेथड है उसको कैलकुलेट करने के, क्या मोटिव रहा हमारा, हम इन सब बातों को कर चुके हैं लेवलिंग में। तो यही 2 टॉपिक थे हमारे लेवलिंग के, कुछ जो बचे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली में वो कंटूरिंग है। अब जब भी मैं कोई टॉपिक शुरू करता हूं तो सबसे पहले यही बात करता हूं कि वो होता क्या है, कंटूरिंग एक्चुअली में होता क्या है और इसकी क्या ज़रूरत क्या है हमें इसको पढ़ने की, क्योंकि हम कोई भी काम बिना ज़रूरत के नहीं करते। तो अगर कोई भी काम ज़रूरत के नहीं करते तो मतलब इसकी भी कुछ ना कुछ ज़रूरत होगी, और वो ज़रूरत क्या है। देखिए, कंटूर होता क्या है पहले ये बताता हूं, उसके हिसाब से ज़रूरत को भी डिफाइन कर लेंगे। कंटूर एक्चुअली में मैप्स होते हैं हमारे पास, और क्यों बनाते हैं हम और होते क्या हैं। कंटूर मैप में आपको किसी भी जगह के इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को, मैं मान लेता हूं ये कुछ 90, ये कुछ 90, ये कुछ 90, ये कुछ 90 वाले पॉइंट्स थे, ये कुछ 100, ये कुछ 100, ये कुछ 100, ये कुछ 100, ये कुछ 100 वाले पॉइंट्स हैं। मैं इनको क्या कर रहा हूँ, जोड़ता चला जा रहा हूँ, 90 वाले एक साथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने एलिवेशन निकालना तो सीख लिया था, मैंने मीन सी लेवल से किसी भी पॉइंट का एलिवेशन निकालना किसमें सीखा, लेवलिंग में सीखा। और जब मैंने एलिवेशन निकाला तो मैंने ग्राउंड पे देखा मीन सी लेवल का, इस पॉइंट का मीन सी लेवल से 90 है, 90 मीटर है आरएल, इस पॉइंट का भी 90 मीटर आरएल है, इसका भी 90, इसका भी 90। तो जो भी इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स थे उसको मैंने एक इमेजिनरी लाइन से क्या कर दिया, जोड़ दिया। मैंने जो 100 वाले थे उनको भी जोड़ दिया, जो 110 वाले थे मैंने उनको भी जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ऐसे क्या करता चला गया, जोड़ता चला गया इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को। अब इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट्स को जब मैं जोड़ता हूं तो मुझे यह पता चल रहा है कि यहां पे जो टेरेन है, देखने को मिल रहा है कि इसके बाहर जो टेरेन है, अगर मैं बाहर से शुरू करूं तो बाहर 110 आरएल है, अंदर की तरफ देखिए 100 हो गया, उसके अंदर जा रहा हूं तो 90 हो गया। मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा कि यहां पे आरएल 110, फिर 100 वाला मैंने जोड़ रखा है, फिर 90 वाला, इसके अंदर ऐसे 80 भी मिलेगा। मतलब क्या होगा, ऐसे कोई डिप्रेशन चलता चला जा रहा है अंदर। मतलब मुझे एक ये कंटूर देखने से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ग्राउंड है उसमें डिप्रेशन है, एलिवेशन है, या वो प्लेन सरफेस है। अब ये कंटूर मैप की जरूरत कहाँ पड़ेगी, कंटूर मैप की वहाँ जरूरत पड़ेगी, मान लेता हूँ मुझे क्या करना है, एयरपोर्ट बनाना है। एयरपोर्ट में कैसे एरिया में बनाऊंगा, जहाँ पे प्लेन एक खुला मैदान मुझे मिलेगा। मतलब मैं कंटूर मैप अगर देख लूँ किसी एरिया का तो मैं ये उसमें देख के बता सकता हूँ कि वहाँ पे प्लेन एरिया एग्जिस्ट करता है, कि वैली एग्जिस्ट करती है, कि माउंटेन एग्जिस्ट करता है। और अगर वहाँ पे खुला एरिया मुझे मिल जाता है तो मैं वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ। या ऐसे मैं किसी भी और को एग्जाम्पल को भी ले सकता हूँ। कोई भी और भी चीज़ मुझे करनी है तो वहाँ के लिए पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, उसको टोपोग्राफी को देखना पड़ेगा, जो कि मुझे कहाँ से मिलेगी, कंटूर मैप से मिलेगी, कि वहाँ पे वैली है, माउंटेन है, कैसा टेरेन कैसा है वहाँ का। तो मैं ये किससे पता करूँगा, कंटूर मैप से पता करूँगा। क्लियर रहेगी बात? बिल्कुल, विकास जी कह रहे हैं वैली, बिल्कुल। तो अब यही मेरे कंटूर मैप में देखने वाली बात यह है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि कंटूर मैप की कुछ प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास, वो बहुत समझना ज़रूरी है। अभी देखिए, मैंने ये कंटूर मैप बनाया था, ये मैं रेंडमली बना रहा हूँ, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये कोई रैंडम मैंने बना लिया।
ये 90 मैंने लिखा था, फिर 100 लिखा था, फिर 110 लिखा था। आप देख रहे हैं मैं सीधे सीधे 10-10 का डिफरेंस दे रहा हूँ। इसके बाहर फिर मैं जब कोई एलिवेशन जोड़ूंगा तो 120 वाला जोड़ूंगा, मतलब मैं एक फिक्स्ड इंटरवल के एलिवेशंस के पॉइंट्स को क्या चलते जा रहा हूँ, जोड़ता चले जा रहा हूँ, एक फिक्स्ड डिफरेंस। यहाँ देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस, इनके बीच में 10 का डिफरेंस, इनके बीच में 10 का डिफरेंस। मतलब जब भी मैं कंटूर मैप बनाता हूँ तो मैं जो डिफरेंस लेता हूँ एलिवेशन में, वो अगर मैंने 10 का लिया तो थ्रू आउट द मैप मुझे क्या लेना पड़ेगा, 10 का लेना पड़ेगा। अगर मैंने 20 का इंटरवल लिया तो थ्रू आउट द मैप में 20 का लूंगा, और अगर मैंने 30 का इंटरवल ले लिया तो थ्रू आउट द मैप में 30 का ही इंटरवल लेके चलूंगा। मतलब ये इंटरवल को कुछ कहते होंगे, तो इसको कहा जाता है कॉन्टूर इंटरवल। क्या बोला जाता है, कंटूर इंटरवल। तो कंटूर इंटरवल क्या है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन वन कंटूर टू, एक कंटूर लाइन से दूसरे कंटूर लाइन के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, कंटूर इंटरवल बोल रहा हूँ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई अगर ये वैल्यू थी, ये 110 था, ये 100 था और ये 90 था, तो इसके बीच की जो क्या थी वर्टिकल डिस्टेंस थी, इसको तो मैंने कंटूर इंटरवल बोल दिया। क्या बोल दिया, कंटूर इंटरवल बोल दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता देखा जाए तो इनके बीच की कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो होगी। अगर कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी तो मैं उसे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलता हूं। क्या बोलता हूं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलता हूं। तो वर्टिकल डिस्टेंस को कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल विकास जी, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर लाइंस इज नोन एज कंटूर इंटरवल। लिख देता हूं मैं यहां, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर इज नोन एज कंटूर इंटरवल। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, तो मैं देख रहा हूँ सभी लोग काफ़ी अटेंटिवली पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह हमें थोड़ा सा ध्यान देके आगे बढ़ना है। अब देखिए, ये जो कंटूर्स हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम अलग अलग कंटूर्स को रीड आउट कर सकते हैं। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि ये कंटूर कुछ क्लोज हो रहे हैं, मैंने इसको क्लोज लूप के फॉर्म में बनाया है, कुछ बनाया है। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, इससे थोड़ा सा आइडिया हमारा और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं मान लेता हूं मेरे पास क्या था, ये माउंटेन था। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने इक्वल इंटरवल वाले पॉइंट्स को जोड़ लेना है। जोड़ लेता हूं मैं, इसको 100 मान लेता हूं, एक 110, 120, क्योंकि आरएल जैसे जैसे मैं माउंटेन में आगे बढ़ूंगा, ऊपर बढ़ूंगा, बढ़ता चले जाएगा, 140, 150। सही बात है। मैंने क्या करा, इससे एक डैश डैश लाइन बना ली, क्योंकि भाई इक्वल आरएल वाले तो मैं जोड़ूंगा, इसका भी 110 है, इसका भी 110 है, इसका 100 है, इसका 100 है, 100 वाले से भी मैं एक डैश डैश लाइन बना लेता हूं। तो भाई मैं इससे क्या कर रहा हूं, कंटूर बनाने, इक्वल वाले जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही 3D में, एक्चुअली मैं 2D में ही दिखा पा रहा हूं, ऐसे ही पूरा एक आप क्या माउंटेन इमेजिन करने की कोशिश करिए। जोड़ दिया मैंने इमेजिनरी लाइन की मदद से 100 वाले को। ऐसे ही मैं 110 वाले को भी जोड़ लेता हूं। 110 वाला इसके अंदर आ रहा होगा, क्योंकि माउंटेन की विड्थ ऊपर जाते जाते क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ये भी हमें पता है। देखिए हो रही है। ऐसे ही मैं 120 वाला भी जोड़ने की कोशिश करता हूं। ये लीजिए, जोड़ लीजिए। ऐसे ही मैं 130 वाला भी जोड़ने की कोशिश करता हूं। ये लीजिए, जोड़ लेते हैं।
ऐसे ही मैं 140 वाला भी जोड़ने की कोशिश करता हूं। जोड़ लेते हैं। ऐसे ही मैं 150 वाला भी जोड़ने की कोशिश करता हूं और ये भी हम जोड़ लेते हैं। और अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट से भी एक डैश डैश लाइन बना लूं, ये लीजिए, तो मुझे वो सेंटर पॉइंट या फिर टॉप ऑफ द हिल भी मिल जाता है। ध्यान देने वाली बात। और आप देख रहे हैं ये कंटूर मैप जो मेरे पास तैयार हुआ, इसमें ये 100 वैल्यू, ये 110 वैल्यू, ये 120 वैल्यू, ये 130, ये 140, ये 150 और ये टॉप मोस्ट पॉइंट। मैं देख रहा हूं धीरे धीरे वैल्यू जब माउंटेन के केस में है, कंटूर में क्या हो रही है, अंदर की तरफ बढ़ रही है। तो जब भी कंटूर मैप के अंदर एक क्लोज कंटूर के अंदर वैल्यू इनवर्ड क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक माउंटेन को, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं एक हिल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देने वाली बात है। और अगर यही क्या होता, वैली होता तो नीचे की तरफ जैसे जैसे वैली में बढ़ते चले जाते, वैल्यू क्या होता, आरएल क्या होता, घटता चला जाता, और जो कंटूर मैप निकल के आता उसमें वैल्यू भी अंदर की तरफ क्या होती, डिक्रीज होती। वैल्यू क्या अंदर की तरफ हो रही होती, डिक्रीज हो रही होती। तो जब भी वैल्यू डिक्रीजेज inwards in a contour, it represent a valley। और जब भी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक हिल को या फिर एक माउंटेन को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई है तो थम्स अप करके बताएं, नहीं आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुभम दे जी कह रहे हैं वैल्यू हायर वैल्यू इनसाइड लूप, बिल्कुल। तो जैसे अगर वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ेगी, कैसे बढ़ रही है उसको मैंने एक मैप की मदद से, एक डायग्राम की मदद से समझाने की आपको कोशिश की है। पूनम जी कह रहे हैं टीले पहाड़ी, बिल्कुल टीले पहाड़ी कह लीजिए हिंदी में। शुभम जी कह रहे हैं सर कंटूर इंटरवल फॉर पर्टिकुलर मैप चेंज होता है, बिल्कुल नहीं। कंटूर इंटरवल फॉर अ पर्टिकुलर मैप कांस्टेंट रहता है। ध्यान देंगे, यही मैं बोल रहा था कि मैंने 90 लिया, फिर 100 लिया, फिर 110 लिया, तो इसके बाद में 120 ही लूंगा, 130 ही लूंगा। ऐसा नहीं है 120 ले लिया फिर उसके बाद 140 ले लिया सीधे, फिर 190 मन में आ गया, 190 वाला ले लिया। अगर मैं 10 का इंटरवल ले रहा हूं तो 10 का ही लेके चलूंगा, अगर 20 का ले रहा हूं तो 20 का ही लेके चलूंगा। क्लियर रहेगी बात, बिल्कुल रिकी शर्मा जी। आरएल डिक्रीजेज इन अ वैली, इसलिए वैल्यू अंदर की तरफ भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अच्छा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है किसी भी माउंटेन का या फिर हिल का, मैं उसे रिज पॉइंट बोलता हूं, पहली बात ये ध्यान रखेंगे हमेशा। और जो वैली का बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, वैली का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, मैं उसे वैली पॉइंट भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं, वैली पॉइंट भी बोलता हूं, या चलिए ठीक है वैली पॉइंट। अब रिज पॉइंट में जानता हूं टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल, और वैली पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ अ वैली। ये एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं ध्यान दूं कि भाई ये जो है रिज लाइन, क्योंकि ये भाई अंदर की तरफ ये माउंटेन भी होगा, अगर मैं इस रिज लाइन को देखूं तो ये रिज लाइन हमेशा क्या करती है, कंटूर को 90 डिग्री के एंगल पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। रिज लाइन और अ वैली लाइन, ठीक है। अब मैं रिज पॉइंट जानता हूं, वैली पॉइंट जानता हूं, मतलब रिज लाइन जानता हूं और वैली लाइन भी जानता हूं। तो जो रिज लाइन होती है और जो वैली लाइन होती है, वो हमेशा कंटूर्स को 90 डिग्री के एंगल पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है एट विच एंगल, जो रिज लाइन होती है वो कंटूर को कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, कुछ भी एंगल दे देगा। आपको सिर्फ किसको ढूंढना है, 90 डिग्री को ढूंढना है। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए
विकास जी कह रहे हैं रिज लाइन में डिफरेंस। रितिका जी, रिज लाइन टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल होती है, हिल का टॉप मोस्ट पॉइंट। वैली लाइन देखिए ये हिल है, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट रिज लाइन, और वैली लाइन बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ अ वैली, तो वैली लाइन, सिंपल। ठीक है, तो कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों का जो बिल्कुल टॉप पॉइंट होगा भाई, इसके लिए टॉप पॉइंट ये है, उसके लिए टॉप पॉइंट वो है। ठीक है, तो भाई जो अगर क्लोज कंटूर है तो या तो वो हिल को रिप्रेजेंट कर रहा है या वैली को। वैल्यू अंदर की तरफ बढ़ रही है तो हिल हो गई, अंदर की तरफ घट रही है तो वैली हो गई, सिंपल। ठीक है, एक पॉइंट और भी है हमारे पास कि अगर मैं देखिए ये मेरे पास माउंटेन था, माउंटेन में एक चीज और भी नोटिस करने वाली थी कि जब मैं इसका क्या बना रहा था, कंटूर बना रहा था, अब देखिए जब मैं कंटूर बनाऊंगा तो यहां देखने वाली बात यह है ठीक, देखने वाली बात यह है कि भाई ये स्लोप कैसा है, बहुत ज्यादा स्टीप है, सॉरी ये माइल्ड है, और ये स्टीप है। स्टीप स्लोप में कंटूर्स क्या रहे हैं, काफी पास पास देखने को मिल रहे हैं, और माइल्ड स्लोप में कंटूर क्या है, दूर दूर है। मतलब जहां पे कंटूर का मैप में आप कंटूर लाइंस दूर दूर देखेंगे वो समझ जाएंगे कि वहां पे स्लोप कैसा है, माइल्ड स्लोप है। और अगर कंटूर्स बहुत क्लोज क्लोज हों तो स्टीप, वहां पे जो स्लोप है वो कैसा होगा, नेचर में स्टीप होगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, कंटूर लाइंस की, या फिर आप कह सकते हैं कंटूर मैप की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा भी हो सकता था, ध्यान देने वाली बात, एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये एक वर्टिकल क्लिफ होती, अगर ये एक वर्टिकल क्लिफ होती तो बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि भाई एक वर्टिकल क्लिफ मैं मान लेता हूं, बिल्कुल एक स्ट्रेट क्लिफ मान लेता हूं, ये लीजिए वर्टिकल क्लिफ। ठीक, तो भाई ये 100 वाला, ये 100 वाला, ये 110 वाला, ये भी 110 वाला, ये 120 वाला, ये 120 वाला। अब मैं क्या करता हूँ, इसके कंटूर बनाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं इसके कंटूर को बनाने की कोशिश करूंगा तो 100 वाला भी यहीं आ रहा है, 110 वाला भी इसी लाइन में है, और 120 वाला भी इसी लाइन में है, ध्यान देने वाली बात। तो जब मैं कंटूर बनाऊंगा तो ये 100 वाला जोड़ दिया 100 वाले से, ये 110 वाला जोड़ दिया 110 वाले से, ये 120 वाला जोड़ दिया 120 वाले से। मैंने तो एक पॉइंट पहले बोला नहीं, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा बोल देता हूं कि कंटूर्स कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, क्लोज कंटूर्स कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, लेकिन दो एक्सेप्शन है हमारे पास। और उस एक्सेप्शन में से पहला एक्सेप्शन है वर्टिकल क्लिफ का, किसका, वर्टिकल क्लिफ का, कि वर्टिकल क्लिफ के केस में जो कंटूर्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं, कंटूर्स मीट। तो कंटूर की पहली बात तो एक प्रॉपर्टी ये है कि वो कभी मीट नहीं करते, लेकिन दो एक्सेप्शन है, और एक एक्सेप्शन है वर्टिकल क्लिफ का जिसमें वो क्या कर जा रहे हैं, एक दूसरे से मीट कर जा रहे हैं, इट इज अ एक्सेप्शन। ठीक है, और दूसरा एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, दूसरा एक्सेप्शन ओवर हैंगिंग क्लिफ का है, उसका भी बनाने की कोशिश करते हैं, ओवर हैंगिंग क्लिफ को भी बनाने की कोशिश करेंगे हम। ओवर हैंगिंग क्लिफ बहुत लोगों को पता नहीं होता है कैसी है, लेकिन हम बना के दिखाएंगे। मान लेते हैं ये कि भाई बाहर की तरफ हैंग हो रखी है, थोड़ा सा और अच्छा कर देते हैं, चलिए ये लीजिए, ठीक, ओवर हैंगिंग क्लिफ। अब अगर मैं इसमें क्या बनाना चाहता हूं, कंटूर्स बनाना चाहता हूं, भाई 100 वाला 100 वाला, ठीक है, 100 वाले से 100 वाला जोड़ देता हूं, ये जोड़ दिया, ठीक। इसके बाद 110 वाला, 110 वाले से जोड़ने की कोशिश करता हूं, ये रहा, जोड़ दिया।
इसके बाद मुझे किसको जोड़ना है, इसके बाद मुझे जोड़ना है 120 वाले को, ठीक है, 120 वाला, 120 वाला, ये रहा और ये रहा, ये जोड़ दिया। इसके बाद मैं जोड़ना चाहता हूँ 130 वाले को, 130, 130, ये रहा और ये रहा। अगर मैं जोड़ता हूँ तो ध्यान देने वाली बात है, ये तो कंटूर्स क्या कर गए, इंटरसेक्ट कर गए। जो तो मैं बोल रहा था कि क्लोज कंटूर्स इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर ऐसा कह रहा हूँ तो भाई यहाँ पे भी देखता हूँ, 140 वाला भी देख लेता हूँ करके, क्या पता कुछ गलती कर दी हो। लेकिन ये तो देखने को मिला फिर से क्या कर गए, इंटरसेक्ट कर गए। तो मतलब मैंने ये बोला कि दो एक्सेप्शंस होते हैं, एक वर्टिकल क्लिफ का और एक ओवर हैंगिंग क्लिफ का। मैं लिख देता हूं यहां पे ओवर हैंगिंग क्लिफ। तो दो एक्सेप्शन है हमारे पास कि वर्टिकल क्लिफ और ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में ये क्या कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं और इंटरसेक्ट कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि हिल या माउंटेन के केस में हमें, सॉरी हिल या फिर वैली के केस में हमें देखने को नहीं मिलता। तो मुझे ये पता है कि स्टीप स्लोप कैसा कंटूर में कैसे पता करूँगा, माइल्ड का पता है, ओवर हैंगिंग क्लिफ का कैसा दिखेगा पता है, वर्टिकल क्लिफ का पता है, माउंटेन का पता है, वैली का पता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, एक स्लोप और भी हो सकता है और वो एक कांस्टेंट स्लोप हो सकता है। उसकी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पिरामिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पिरामिड का एग्जाम्पल लें तो पिरामिड कैसा होता है, बिल्कुल सीधा ट्रायंगल जैसा ये होता है। तो भाई मैं अगर इसका क्या बनाना चाहता हूं, कंटूर बनाना चाहता हूं। थोड़ा सा मुझे लगता है मार्कर लाइट हो गया है। अगर लाइट हो जाया करे, आपको विजिबल ना हुआ करे तो बता जरूर दिया करें, ठीक है। तो भाई फिर से 100 वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 100, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। जोड़ लेता हूं, अब 110 वाले पे चले जाता हूं। एक 120 वाले पे चले जाता हूं। आप देख रहे होंगे जो कंटूर बन रहे हैं, हमेशा उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ कांस्टेंट जैसा नजर आ रहा है। मतलब जब भी कंटूर्स के बीच का जो कंटूर इंटरवल है, अगर कुछ इंटरवल्स तक ये क्या कांस्टेंट देखने को मिले, तो एक बात और समझ में आती है कि यहाँ पे जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, एक कांस्टेंट स्लोप होगा। कैसा स्लोप होगा, एक कांस्टेंट स्लोप देखने को मुझे मिलता है। माइल्ड में दूर दूर, स्टीप में पास पास, और कांस्टेंट जब मेरे को कंटूर इंटरवल मिले तो फिर वो कैसा होगा, कांस्टेंट स्लोप होगा, एकदम स्ट्रेट स्लोप होगा। ध्यान देने वाली बात समझ में आई है तो मुझे बताएंगे। रंजन यादव जी कह रहे हैं बोस सर नहीं पढ़ाएंगे क्या। बोस सर जी आजकल ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं। चलिए, बात सभी को समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और नहीं आई है तब भी मुझे बताएंगे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं आज के टॉपिक में। KM पूनम जी कह रहे हैं ओवर हैंगिंग बताया तो आपको, ओवर हैंगिंग जिसमें जो क्लिफ है वो बाहर की तरफ लटक रही हो, ओवर हैंगिंग क्लिफ। जैसे हमने अभी डायग्राम बनाया था उसमें लटक रही थी, ठीक है। तो सभी लोगों को क्लियर होगा कि ओवर हैंगिंग क्लिफ कैसे कहते हैं या वर्टिकल क्लिफ कैसे कहते हैं। वर्टिकल जो सीधी हो बिल्कुल, जैसे हमने अभी बनाई थी। धर्मवीर रॉय जी, सर्वेइंग के लिए वैसे तो हमने BC पुनिया को मैं सजेस्ट करूंगा, बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन एग्जामिनेशंस के लिए मैं आपको सारे ही टॉपिक्स यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा बुक में घुसने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर चाहते हैं थोड़ी सी डीप नॉलेज चाहते हैं और भी ज़्यादा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक से ज़्यादा मैं बता दूंगा, लेकिन BC पुनिया अच्छी रहेगी। तो सभी लोगों को क्लियर है कि
कंटूर्स क्या होते हैं, क्यों हम करते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सभी लोग जान चुके हैं। रेसिप्रोकल लेवलिंग, हमारा सब कुछ क्लियर है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही था, कंटूर्स। कल हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। और सभी लोगों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहा है वो CBT 1 के साथ साथ CBT 2 पे भी ध्यान दे। बहुत लोगों ने ये गलती की हुई है, मैं देख रहा हूँ कि CBT 1 में ही लगे हुए हैं नॉन टेक में, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला CBT 2 के एग्ज़ाम में तो आपका टेक्निकल का जो सिलेबस है वो पूरा आप नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो कितनी भी मेहनत सारी ये सब फेल हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आपकी मेहनत ख़राब जाए और मेरी भी मेहनत ख़राब जाए। तो इसीलिए CBT 1 के साथ साथ CBT 2 पे भी ध्यान देते हुए चलना है। अपने पढ़ाई का जो पूरा दिन का स्लॉट है उसको कुछ हिस्सों में बांट लीजिए, और CBT 1, CBT 2 और रिवीजन सब कुछ एक ही साथ साइमल्टेनियसली आपको करना है, मल्टीपल। ठीक है, जब कुछ ज़्यादा करेंगे तभी एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। कि हम पूनम जी कह रहे हैं कंसेक्यूटिव कंटूर, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। तो कंसेक्यूटिव कंटूर जो एक के बाद दूसरा कंटूर आता है, ठीक है। कंसेक्यूटिव कंटूर 1 2 3 क्या है, 2 और 3 क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं और कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।